Nice to see full strength. Good. दिव्यांश ऑनलाइन है? हाँ बात दिव्यांश कह रहा ऑनलाइन क्यों है आज? सर थोड़ी तबीयत खराब थी। ठीक कर रहा है ना बंद कर इसको और वहां अंदर वाला एसी ऑन कर दे, उससे आवाज आएगी। ठीक है, और कल मुझे याद दिलाइए, मैं सुबह कंप्लेन कर दूंगा। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किस किसने स्कूल में कर लिया ऐसे? आपने भी किया ऐसे? तो आपने तो शायद अटेंड नहीं की थी क्लासेस। हाँ, स्कूल में अटेंड नहीं की थी शायद। आपको समझ में आया बेटे? हाँ, दानी क्या कह रहे थे? ठीक। अगर हम एक्स और वाई प्लेन को देखते हैं, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, नहीं राइट? एंड दिस इज नथिंग बट इट मे एक्ट एज ए फ्रंट व्यू ऑफ द बॉक्स। चॉक बॉक्स का फ्रंट व्यू हो गया नहीं, राइट? The front view of the box needs two-dimensional representation as shown over here, having the presence of x and y axis, and both are mutually perpendicular to one another. Very much possible to find out the coordinate of this point 0, 0. This can be regarded as x comma 0. This can be regarded as x comma y, and this shall be equal to 0 comma y, right? This is the way to represent all the four vertices of this rectangle, right? So this is known as the two-dimensional representation of the system, comprising of the position of vertices or any other point that may lie inside or outside the box itself. मुझे यहाँ जानना है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ उसकी पोजीशन, कर सकता हूँ या नहीं? कैसे? आई विल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द वाई एक्सिस। मुझे यहाँ इस पॉइंट को जानना है, आई विल अगेन मूव अलोंग द एक्स एक्सिस एंड फॉलोड बाय द वाई एक्सिस। This is the way through which I can represent the location of any point on the two-dimensional plane. We all are right now. In fact, I am standing on the floor and you are sitting on the floor. This floor is a representation of two-dimensional plane, right? X axis है और Y axis है, ठीक है ना? कोई भी अगर मुझे चेयर की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो where I will go along the X axis followed by the Y axis. X comma Y is the exact position of this chair. इतनी बात क्लियर, राइट? तो 10th क्लास में हमने ये पढ़ना है। जैसे ही आप 11th में आओगे तो 11th में आपका एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, विच इज नोन एज थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3D आप 11th में भी पढ़ेंगे और 3D आप 12th में भी पढ़ेंगे। दिस इज 3D, where the box seems to be available over the, ये x axis हो गया, this is y axis and this is, and all the three axes are mutually perpendicular to one another as shown over here. देखा था हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस एंड थंब रिप्रेजेंट्स द z एक्सिस। तो यहाँ भी ये लग रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, ये 90 डिग्री का एंगल है। z इस तरीके से बाहर आ रहा है, नहीं। जैसे आप 11th में आएंगे, यू विल कम टू नो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस प्रोजेक्टर। कैसे पता लगेगा प्रोजेक्टर की पोजीशन को? आई विल अगेन मूव अलोंग द x एक्सिस followed by the y axis,
जैसे मैं प्रोजेक्टर के नीचे आऊंगा, राइट, एंड देन आई मूव इन द अपर डायरेक्शन अलोंग द z एक्सिस, तो वहां मैं लिखूंगा x, y, z, एंड दैट इज नोन एज अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। तो ये सारी कहानी तो हमने करनी है 11th क्लास के अंदर। अब 10th में हमें 2 ही छोटी सी बातें पढ़नी है, एक और चीज थी वो उससे निकाल दी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन पॉइंट। वो दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है और दूसरा सेक्शन फार्मूला है, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला, मान के चलो कि ये एक एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ऑब्वियसली पॉइंट ए की लोकेशन को मैं x1 y1 कह सकता हूँ या नहीं, x2 y2, बोलो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो बताओ। पक्का मालूम है ना x1 और y1 और x2 y2 की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। ये तो हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं। अच्छा, अब मेरा इंटरेस्ट है भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे जानना है। आई वांट टू नो द डिस्टेंस बिटवीन दैट। हो सकता है 5 सेंटीमीटर, हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो। तो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे ए बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी एंड इज रिप्रेजेंटेड एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। मान के चलो कि ये पॉइंट है हमारे पास 3,4 और ये पॉइंट है मेरे पास 7,8 और मुझे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, राइट। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो क्या आंसर होना चाहिए, राइट। अब देखो इसमें x2 की वैल्यू क्या है भाई 7, x1 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है 8, राइट, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, क्लियर। तो ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस लिखेंगे हम, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, आ गया 25, 25 आ गया यानी कि 5, यानी कि 5 यूनिट्स जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्लियर हो गया, ठीक है ना। दिस इज द वे थ्रू व्हिच वी कैन इंप्लीमेंट द फॉर्मूला। ना एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, कैन इट बी पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन? ओरिजिन से निकाल सकता हूं या नहीं? यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं ओ कह दूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पर ओ ए हो गया। ओ ए क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है, फार्मूला भाई पुट करूंगा मैं। अब x1 और y1 की वैल्यू क्या हो गई 0 0, x2 y2 की वैल्यू क्या हो गई x1 y1, राइट। तो मैं यहाँ पर इसे x1 y1 ना कहकर x, y कह दूं क्योंकि 0 0 तो है ही है। तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन 2 डायमेंशनल प्लेन with respect to the origin is always be x square plus y square। तो ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको कॉपी करो सीधा। पहला फॉर्मूला बताता है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, दूसरा फॉर्मूला बताता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ बेटे, समझ आया आपको? दिव्यांश क्लियर है? Yes, sir. क्या बेटे दोबारा बोलो। नहीं, वैल्यू तो हमें वही लेनी पड़ेगी ना जो x1 y1 और x2 y2 की क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ, बाय डिफॉल्ट मान के चलो फॉर्मूला क्या कह रहा है x2 माइनस x1,
नहीं, मैं लापरवाही कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ x1 माइनस x2 कर देता हूँ, x1 माइनस x2, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास 3 माइनस क्या वैल्यू ली थी मैंने यहाँ बताना, 7 कॉमन, हमने क्या किया, लेना तो चाहिए था x2 माइनस x1, ले क्या लिया, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। क्या कोई आंसर में चेंज आ रहा है, जरा बताना करके। द आंसर शैल रिमेन बी द सेम, क्यों, आप जरा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया, यहाँ पे हमने सही निकाला था ना, तो -3, यहाँ हमने क्या लिया है, 3 या 4 लिया था, यहाँ मैंने 4 क्यों लिख रखा है, चलो 4 ले लेते हैं फिर यहाँ, ठीक है ना, गलती से 3 लेना चाहिए था, 4 ले लिया, 4 ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, अब ये क्या हो गया, -4 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, फिर भी वही रहा ना, 9 प्लस 16, आंसर शैल रिमेन बी √25, 5 आ गया, क्लियर। तो व्हाई डूइंग द कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते समय ये मायने नहीं रखता कि आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, आंसर शैल रिमेन बी द सेम, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। फॉर्मूला लिखते समय हमें x2 माइनस x1 लिखना चाहिए, यूज करते समय हम कुछ भी कर सकते हैं, हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 या x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 भी लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला था डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इट इज immaterial whether you take the value of x2 as first as compared to the x1 or vice versa, clear। अब बात उठती है भाई, ये फार्मूला आया कहाँ से, किसने आगे आपने कर लिया, हैव यू डन द प्रूफ बिहाइंड दिस फार्मूला, किसने, किस को कॉन्फिडेंस है कि यस मुझे आता, आप दोनों नहीं किया, बताओ क्या आपको फार्मूले का प्रूफ मालूम है, क्या कराया था, सी है, अगर स्कूल में कराया था तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कराया था तो ये गलत बात है, क्योंकि ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, द प्रूफ बिहाइंड दिस। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखो, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर गिरा दो, राइट, स्टॉप राइटिंग, कोई कुछ नहीं उतारेगा, ABCDE कह दूं इसे, अच्छा इस पॉइंट को और कोऑर्डिनेट करके इसे F कह दूं, और इसे यहाँ पर G कह दूं। अब भाई ये OC क्या हो गया, OC है x1, OC क्या हो गया, x1, और OD क्या हो गया हमारा, x2, OF क्या है, y1, और OG क्या है, y2, प्लीज टेल मी, किसी को इसमें कोई डाउट, भाई OC रिप्रेजेंट्स x1, ये y1, y1 क्या होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल, बीइंग द रेक्टेंगुलर साइड अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज बी इक्वल, क्लियर। तो ये कंस्ट्रक्शन करनी है पहले तो आपको, फिर उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर ट्राइंगल AEB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री की वैल्यू है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, CD, लिख सकता हूँ ना AE की जगह CD, और BE की जगह कैन आई राइट इट एज GF, अरे भाई दिस BE इज इक्वल टू GF, राइट। नाउ व्हाट इज CD, CD क्या है, दिस CD इज OD माइनस OC, OD माइनस OC,
And what is this GF? GF is OG minus OF. Now, what is OD? OD is X2. OC is X1. OG is Y2. OF is, and hence AB comes out to be equal with plus minus minus को neglect करेंगे, distance can never be negative scalar quantity होती है, इसलिए फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? प्लीज घर जाकर इसे अपने आप दोबारा प्रूफ करना, खुद से करना। तो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने अभी तक बताए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दूसरा बताया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तीसरा बताया इट इज इमैटेरियल वेदर टू टेक x2 minus x1 और x1 minus x2 एंड हाउ टू प्रूव दिस डिस्टेंस। क्लियर है? 50% कॉन्सेप्ट खत्म, 50% कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूला है, राइट, और चैप्टर खत्म। तो अब आपको एक शीट दिया है, रिंकू ने, मिल गई ना शीट? इसका पहला क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे ना? दूसरा करके दिखाओ, अभी दूसरा भी करके दिखाओ। डोंट सी माई आंसर, अपने आप करना। सर शीट आप मेरे को भी शेयर कर दोगे? अपलोड कर दिए मैंने, ऐप के ऊपर है बेटा, जल्दी देख। ऐप है ना तेरे पास? यस सर। जल्दी देख बेटा, उसमें आपको मिलेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दिस आंसर द सेकंड क्वेश्चन। निकालो आंसर द थर्ड क्वेश्चन एज वेल। थर्ड क्वेश्चन को करने के 35 सेकंड है तुम्हारे पास। पक्की बात है, गारंटेड। इस चैप्टर पे कमांड करना है ना, तो मेरी दी हुई शीट के क्वेश्चंस और मैं जो कराऊंगा वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है बेटा? ब्लाइंड फेथ करके सारे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए, तुम कंफर्ट जोन में हो। फिर हो गया ना? वेरी गुड, थर्ड भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना जरा अपने आप, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। रिक्कू, उधर का लकड़ी का दरवाजा बंद है? अच्छा, उधर से ही बंद है ना लकड़ी का? हाँ बस ठीक है, फिर हवा आ जाएगी यहाँ, ठीक है। पंखा बंद कर दे उधर का, जो भी बच्चा वहां बैठा हो ना उससे कहते यहाँ बैठ के काम कर लेगा। यार ड्यूटी क्यों नहीं आई बेटा? मुझे ईमानदारी से बताओ, किसको डाउट है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर? कि सर मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। एनीवन हु इज हैविंग अ कॉन्सेप्चुअल डाउट? हो सकता है भाई, डाउट क्यों नहीं हो सकता? लेट द पॉइंट पी है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 10 यूनिट्स। ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक पॉइंट तो गिवन है, और दूसरे पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम ये वाई को एक्स लिख रखा है इन्होंने, है ना? लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है अपने पास। कितना गिवन है? 10। तो आपको फॉर्मूला तो ये मालूम है ना? सीधा पता क्या करो, यहाँ पी के उसके
हाँ भाई, पहले तो बताओ इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट? यानी कि 100 हो गया, b के 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, एंड हेंस दैट बिकम्स व्हाट 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर 36। नहीं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप आंसर निकाल सकते हो। दिव्यांश कोई डाउट बेटा इसके अंदर? नो सर। चले आगे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने आंसर निकाल दिया फिफ्थ का भी। फिफ्थ के दो आंसर आ गए, 1 और माइनस का। ठीक है बेटा, निकाला था या नहीं तुमने फिफ्थ? फिफ्थ का आंसर बताओ क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? हु विल एक्सप्लेन मी? एक्सीलेंट। लेट द पॉइंट इज एक्स कॉमा 0। बहुत ही बढ़िया। और एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए कितना गिवन है? बी कितना गिवन है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। व्हाट द क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वाइट ऑब्वियस है, वाई तो 0 ही होगा, चाहे पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस की बात कर लो या नेगेटिव की कर लो। अब वो एक्स पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो करते समय पता लगेगा। ठीक है ना, तो वाई को मैंने 0 ले लिया। लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एक्स कॉमा 0। एक्स कुछ भी हो सकता, बट वाई हैज टू बी 0। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस सेम, पीए इज इक्वल टू पीबी, राइट? अब एक बात ध्यान से देखना, डिस्टेंस के समय अगर हम पीए या पीबी लेते हैं तो स्क्वायर रूट नहीं लेते, फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। बाद में स्क्वायर रूट को फिर कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सीधा जैसे आप पीए इक्वल टू पीबी लिखो ना, उसके बाद सीधा ये कहते हैं ना पीए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली चला गया। नहीं, ये देखो ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो है ना यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट है कहीं, यहाँ है कहीं स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट कब आया? जब खाली ए भी था, स्क्वायर हट गया ना जब। राइट, तो हमें वो काम बाद में करने की वजह शुरू में कर दो। कैलकुलेशन करते समय हमेशा डिस्टेंस को स्क्वायर में ले लिया करो। अब क्या हो गया, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस मतलब +2 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू x माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2। प्लीज बताओ मुझे, क्या ये क्लियर है? पक्का समझ में आना चाहिए। क्लियर है तो x निकाल के दो। मैं भी कर रहा हूं, मेरा आंसर नहीं देखना।
It's a topic of calculation. Right? That makes answer for question number. आप देखो आपका सबका आंसर ही आ रहा है या नहीं आ रहा. Please check your calculation. कोई जल्दी नहीं है मुझे. आप अपने आंसर को मेरे आंसर पे देखो. यहां से हर क्वेश्चन बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. Right? That makes the answer for question number 5th. 6th क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? कौन हिंट देगा भाई 6 के लिए? अपनी क्या करें 6 के लिए बताओ. वेरी गुड आंसर. यहाँ ले लेंगे P0 भाई. बाकी A वही है. A की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू क्या है? वही PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर. जरा करो सॉल्व, बताना आ रहा है नहीं आ रहा. जो शीट में आंसर लिखा है ईमानदारी से देखना, आना चाहिए वो आंसर. अगर ये इक्वेशन बनी है तो भाई आना चाहिए. आ गया. That makes answer question number 6. वेरी गुड बेटा. क्या मैं अगले क्वेश्चन पे जा सकता हूँ? कैलकुलेशन करने की जरूरत है मुझे इसकी. आ गया तेरा भी आंसर दिव्यांश? यस सर. 7th का आंसर बताओ. if the point P जो x, y है equidistant from the point. तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं ना. ये तीसरा क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट में दोनों का डिस्टेंस बराबर है. तो क्या PA इक्वल टू PB गिवन है? अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे 3x इज इक्वल टू y. करो आप अपने आप. और जरा ईमानदारी से बताना का 3x इक्वल टू 2y आ रहा है या नहीं आ रहा. नहीं आ रहा तो बताना, मैं करके दिखाऊंगा.
Last 1 minute. किसी का नहीं आया इसका मतलब। पहली इक्वेशन सबकी मुझसे मैच कर रही है, जरा देखो। राइट, ये वैल्यू अपने पास है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की फैमिली को एक तरफ ले जा रहा हूँ और वाई की फैमिली को दूसरी तरफ। चाहूँ तो मैं वहीं भी खोल सकता था, बात तो वही आती। मैंने ऐसा कर लिया। ओपन कर दो इसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमेशा ब्रैकेट यूज करो। क्या इतना क्लियर है? राइट, दिस एंड दिस कैंसिल्स। एट 25 माइनस में क्या हो गया, 24। 10x minus this 12x. This and this cancels. Right. So this is 24 plus 2y plus 2 minus 8y। 10 भी तो है, 10y plus 2y। ठीक है, 24 and 24 cancels, minus and minus cancels। 12x is equal to 8y। 4 से डिवाइड हो गया दोनों तरफ। 3x is equal to 2x। Hence proved। यही प्रूव करना था। ये साल बोर्ड में आया है। ये क्वेश्चन इस साल वन ऑफ द सेट में अवेलेबल था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ रिक्वायर्ड, यस। क्लियर, समझ में आ गया ना? 8th क्वेश्चन, 8th का फाइनल तक आंसर निकालो। तुम्हें अपनी गलती पता लगी कहाँ की है? हैं? कहीं माइनस प्लस की गलती हुई है ना? क्या क्या?
प्लीज बताओ यहां तक हुआ? आपका यहाँ तक मैच कर रहा है बेटा? कर रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। सर 2.5। ये 19 है, ये 5 है, ये 1 वाई स्केयर राइट, -19 + 5y, splitting the middle term. तो y की वैल्यू आ गई -5 और 19, खत्म आंसर। ठीक है, दैट मेक्स आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो उसकी वेटेज 5 मार्क्स की होगी। अब तक जितने भी क्वेश्चन है वो सब 3 मार्क्स के थे। कमिंग सैटरडे को साइंस का पेपर है, साइंस का कमिंग सैटरडे को, और मंडे को मैथ्स का पेपर है 3 आवर्स का। इज इट क्लियर? तो कंपैटिबिलिटी है, आप मंडे को आराम से दे सकते हो पेपर, ठीक है ना। तो सैटरडे को नहीं है, मंडे को होगा। तुम्हें भी अपनी दिक्कत नहीं होगी कोई, है ना। सैटरडे को शायद क्लास व्लास रहती होगी। 9th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं है? ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। मान लिया एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट इसके निकालने जो यहां से पूछा गया, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे कोऑर्डिनेट निकालने, वो पॉइंट पी ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट जो हमें निकालने हैं एक्स और वाई ले लिया, उसका डिस्टेंस जो है ए से, बी से और सी से इक्विडिस्टेंट है या नहीं, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्या वैल्यू है? ध्यान से देखना, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका डिस्टेंस इससे इससे और इससे सेम है, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी है, राइट। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं ना कि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द स्क्वायर रूट्स, एज एवरीथिंग इज इक्वल टू वन अनदर। तो हम 3 इक्वेशंस को 2 पेयर में ना बदल लें। कह सकता हूं या नहीं ऐसे? बोलिए। जहां तक मैं बता रहा हूँ उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, तो तुम्हें करना है कोई काम। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, पी ए इज इक्वल टू दिस। हाँ भाई, कोई डाउट तुझे बेटा? दिव्यांश, नो सर। पक्का आप देखो ध्यान से, या तो पता ही है अपने को। राइट, यहाँ हो जाएगा प्लीज बताओ क्या ये इसका और ये किसका है? कोई डाउट? क्लियर है? इस फाइनल सेंटेंस को जो मैंने लिखा है, इसको एवरीबॉडी शुड चेक इट एंड टेल मी इज देयर एनी डाउट। जो अब तक करते आ रहे हैं वही तो किया है, कुछ नया काम तो किया नहीं। पहले क्वेश्चन से लेके आखिर तक यही तो काम करनी। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, एक्स और वाई। ध्यान से देखना, ये बात पक्की है ना कि यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा?
यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ भी वाई स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। सिमिलरली यहाँ भी ये पूरी किसमें मॉडिफाई हो जाएगी, एक्स एंड वाई ओनली। तो एक्स एंड वाई एक इक्वेशन, एक्स एंड वाई दूसरी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड टू गेट द आंसर ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें देख दी और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी दे दिया था, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अगर ध्यान से देखो, isn't it, this point P may act as a center of the circle. This point P may act as a center of the circle, and A, B, C are nothing but they are lying on the circumference of the circle. And obviously, the distance of the center from all the points available over the circumference shall always be the same. And that's what the question says. तो यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि let O is the center of the circle and you need to find out the coordinate of the center of the circle where its distance from the three distinguished points on the circumference are available to you. बात तो यही है, करो अब इसे, यहीं करके दिखाओ मुझे। फाइनल तक करो इसे, 5 नंबर की वेटेज है इस क्वेश्चन की, लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का सीधा। इस बार सुना है कि प्रीवियस ईयर से चांसेस कम है आने के, पर मैं कहता हूं एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मत आओ, एक भी क्वेश्चन फिर भी तुम्हारा गलत नहीं होगा अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही है। और काश ऐसा करें वो, इंटेलिजेंस तो बच्चों का तभी परखा जाएगा ना। अरे
कोई बताएगा इसकी इक्वेशन क्या बनी? प्लस वाई इज इक्वल टू -2। क्या बेटा जी? डिस्टेंस फॉर्मूला तो किया है, नहीं हो पाएगा ना, फिर एक्स स्क्वायर से नहीं हो पाएगा। सवाल ही बदल, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर रहा तो फिर वाई स्क्वायर भी तो है, दो वेरिएबल एक साथ एक ही लाइन में, एक ही इक्वेशन में, पॉसिबल नहीं। कोई तो बताओ इसकी पहली इक्वेशन का क्या फाइनल एक्सप्रेशन आया? आपको याद नहीं है? मैंने अभी ऐसे ही क्वेश्चन करके दिखाया था तुम्हें। ये देखो, मैंने कहा था ना कि एक्स की फैमिली अलग कर दो। मैं हमेशा कैलकुलेशन है ना, चाहे एक सेंटेंस ज्यादा हो जाए, अभी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है मैं भी कहीं मिस्टेक कर दूं, मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ है, लेकिन चाहे एक सेंटेंस ज्यादा हो जाए, लेकिन जहां नेगेटिव हो ना वहां ब्रैकेट जरूर यूज करो, सो दैट के साइन चेंज जो होना है वो इजिली हम कर सके। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, राइट? 25 -9 यानी कि 16, -10x -6x यानी कि -16x, ये और ये कट गया, राइट? सो 49 दिस इज 48 प्लस 16y। एग्रीड? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, 16 कॉमन, अब यहाँ पर 16 है, -16x -16y, 48 -16 कर सकता हूँ ना? बोलो। So it implies to me what? -16 x plus y, right? 32. So x plus y minus is equal to 2. That means x plus y is equal to -2, क्योंकि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली इक्वेशन फर्स्ट फॉर्मेट से जो इक्वेशन आई मेरे पास वो ये आई। अरे दूसरी से तो ट्राई करके बताओ ना, ये तुम बिल्कुल ऐसे ही करना है, बताओ इससे क्या आई। मैं भी कर रहा हूं, मेरा आंसर नहीं देखना।
ये इक्वेशन एक पहले मैंने बनाई थी, दूसरी ये बनी है, चेक कर लो ये। कर सकते हैं ना दोनों को सॉल्व? क्या आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कुछ कॉन्सेप्ट था किसी में? कॉन्सेप्ट है कहीं भी? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, खत्म, स्क्वायर रूट, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जो हमने किया, कॉन्सेप्ट कहाँ है उसके अंदर? सारी कैलकुलेशन है या नहीं? सो इट्स अ टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज अ टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन। स्टैट्स इज द टॉपिक ऑफ कैलकुलेशन। ना के बराबर, पुट द फार्मूला गेट द आंसर, ऐसे ही है ना? तो यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं, एक समझदार स्टूडेंट ऐसे टॉपिक को अलग कर लेगा और वो उस टॉपिक के क्वेश्चन इनहेरेंटली, चाहे वो बार बार वैसे ही क्वेश्चन क्यों ना हो, रेगुलर बेस पे करेगा। जैसे मीन मीडियन मोड है, अब भाई मैं रोज एक मीन निकालूंगा, अगले दिन मीडियन निकालूंगा, अगले दिन मोड निकालूंगा, आता है मुझे, लेकिन फिर भी निकालूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन को सही करने का कोई भी कॉन्सेप्चुअल आइडिया नहीं है, एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट को आप जो है लिमिटेड पीरियड में कर सकते हो, अप्लाई करना भी लिमिटेड पीरियड में कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन का कोई भी तरीका नहीं है, टाइमलेस है ये। यू नीड टू कीप ऑन डूइंग राइटिंग वर्क। इसलिए मैं कैटेगरीली आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर आपको आने के बावजूद भी अपने आप से नियम बना लेना चाहिए कि मैं इन क्वेश्चंस को तो हर हाल में, इन टॉपिक के इन क्वेश्चंस को रेगुलर रोज करूंगा टिल द बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना? तब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी कैलकुलेशन से। राइट? ये टॉपिक दिखते छोटे हैं लेकिन है खतरनाक, क्योंकि आप देखो ना, अगर सपोज प्रैक्टिस नहीं है तो यही क्वेश्चन 15 मिनट खा गया, बाकी का पेपर भी गया। तो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होनी चाहिए, और वो होती है राइटिंग प्रैक्टिस से ही, कि ध्यान कहीं और भी है ना तो हाथ से ही आंसर लिख रहा है। ठीक है ना? ऐसा करोगे तो ही कुछ आगे बेटा आपकी लाइफ में भी इसका एडवांटेज होगा। इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया भाई? ये कौन सा था? ये 9th था। हाँ, अब आ जाओ 10th पर। 10th, 10th का क्या आइडिया होगा भाई? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है अगला, तो बना लेते हैं एक बार। आइसोसेलेस का मतलब हो गया ये साइड बराबर है, गिवन है यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है मान लिया, -30, बी की है 1 - 3, और सी की है 4 1। दिव्यांश है ना क्लास के अंदर? यस सर। एग्रीड? अब करना क्या है हमें? प्रूव करना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि कोई आइडिया तो कैसे करें? ए बी का डिस्टेंस निकाल देंगे, अरे पड़ोस के तो दी हुई है वैल्यू। बीसी का डिस्टेंस निकाल देंगे, ये तो पक्का सेम आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं सेम? राइट? फिर अपन क्या करेंगे, फिर एसी का भी निकाल देंगे, एसी का भी निकल सकता है या नहीं? ठीक है, अगला कह रहा है फिर ए बी ए सी आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ये लेंथ आ गई। अब ये क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात कैसे प्रूव करेंगे? उसका आइडिया दो। वे यूज द पाइथागोरस थ्योरम, बट पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि जो ये डिस्टेंस इसका आएगा, जो डिस्टेंस इसका आएगा, उन दोनों का स्क्वायर करके राइट साइड में रख देंगे, और ए सी के बराबर आना चाहिए इस स्क्वायर के। दिस इज नॉट
अगर मैं ऐसे कहूं कि ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए right angle triangle square of the hypotenuse equal to sum of the square of other two sides। ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्या गिवन है यहाँ? राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है या नहीं? और स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड निकाल। राइट, 90% स्टूडेंट जब इसका आंसर लिखेंगे 99% उनमें 99% की गलती नहीं है, गलती है सिस्टम की। वो इसका रीजन लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, सभी ने ये बोला। लेकिन यहाँ लिखना क्या चाहिए? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी स्टूडेंट हु इज अप्रोचिंग 100 आउट ऑफ 100, या एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। राइट, कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या है? इफ द, ध्यान से सुनना, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. That is what you need to prove. यानी कि ये जो है गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। यही तो हमने करना था, आइसोसेलेस तो हमने प्रूव कर दिया। अब प्रूव क्या करना था? ये राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से। और अभी जो मैंने कहा वो मैं इस ट्रायंगल की 3 साइड है या नहीं? मैं पहली साइड मान के चल रहा हूँ एसी। स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड मैंने कौन सी ली थी? एसी। द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड ऑफ माय कंसीडरेशन इज ऑलवेज बी अ राइट एंगल। और ये दोनों थ्योरम सिमिलर ट्रायंगल से निकाल दी गई है। तो तुम लोगों के साथ ना कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगेगा उसके साथ कितना बुरा हुआ है। अब लास्ट ईयर की 9th उठा के देखो, अभी ये करंट 9th है, उठा के देखो, मजा आ जाएगा। फैंटास्टिक बुक, चाहे मैथ की हो चाहे साइंस की हो। लेकिन तुम लोगों का जो मैथ है, यहां से चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए था सिमिलर ट्रायंगल, वही खत्म कर दिया। राइट, पाइथागोरस थ्योरम और भी 3 थ्योरम्स थी, और पता है ये सब 11th में यूज होंगी। और 11th में जब तुम जेई की तैयारी करोगे जहां ये यूज होगा, और तुमने अगर गलती से पूछ दिया तो वो तुम्हें ऐसे बुरी तरह डांटने वाला है कि तुम जे की तैयारी के लिए आ गए, तुम्हें ये कहानियां नहीं मालूम। फिर बच्चा बेचारा वैसे ही डिप्रेस होकर बैठ जाएगा। इसलिए भाई ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोर्ड खत्म हो जाए तो जिस जो इन्होंने गड़बड़ कर रखी है ना, उसे ठीक करने के लिए कुछ टॉपिक्स होंगे, मैं बता दूंगा, या मेरी अपनी वीडियो क्लासेस है पुरानी, वो देख लेंगे। राइट, अदरवाइज 11 में बहुत बड़ी लेवल पे दिक्कत आएगी। कोई नहीं पढ़ाता 10th का कंटेंट, जो निकल गया सो निकल गया। राइट, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इसका रीजन क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये नहीं लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कवर किया है भाई? ये 10th। 11th क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा बताना। एरिया का, इसका एरिया भी दिखा सकते हो ना, हाफ इंटू बेस इंटू साइड। 11th का एरिया निकल जाएगा ना। तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है? √3/4 ए स्क्वायर। इस कंटेंट का रिवीजन करो नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब नेक्स्ट सेशन मेरा कब होगा? नेक्स्ट सेशन होगा अब अगले हफ्ते। पहले मेरी साइंस की क्लास कार्बन्स कंपाउंड, पहला सेशन निकाल, ठीक है। फ्राइडे को राखी की छुट्टी है। सैटरडे को साइंस का 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। और टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, सैटरडे को टेस्ट 5 बजे रहेगा, 5 से 8। जरूर देना, फेबुलस पेपर बनाना। मेरे जितने भी टेस्ट हैं सब मैं सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करता हूँ। सारे टेस्ट तुम्हारे पास होने चाहिए। उन टेस्टों को और मेरी क्लास को, अभी मैं एक बार तुम्हारा रिजल्ट देख लूँ क्या आने वाला है मेरे टेस्ट, और फिर मैं तुम्हें एक पाथवे सजेस्ट करूंगा, उस पर चलना। नेचर भी नहीं रोक सकती 95% मार्क्स, ठीक है, बट तुम्हें उसके ऊपर चलना होगा।
पहले देखो तो सही तुम अभी कितने पानी में हो, ये टेस्ट बता देंगे दोनों, राइट। और फिर मंडे को हमारा मैथ्स का टेस्ट है, ट्यूसडे को हमारी फिर कार्बन कंपाउंड की क्लास है, वेडनेसडे और फ्राइडे, फ्राइडे को फिर हमारा वो फ्राइडे को क्या है, जन्माष्टमी है। पेपर कब है मैथ का? 14। आपका 14, ठीक है। सिमिलर मैंने ना आपको आज शेयर कर दिया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर तुम तैयार हो तो मैं तो अभी कंटिन्यूस ले सकता हूँ दोनों चैप्टर्स, बोलो। पर तो ठीक है, वीडियो अटेंड कर। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया। तो अब हमारा ऐसे ही चलेगा फिर आराम से। तो दूसरी क्लास के अंदर मैं लगभग 70-80% कोऑर्डिनेट खत्म कर दूंगा। सैटरडे को मैं क्लास कंडक्ट करूंगा, क्योंकि ना तुम्हारा 4 तारीख की जन्माष्टमी है, 5 की छुट्टी नहीं है, 5 को रेस्ट डे होता ना मेरा, सैटरडे को मैं कोई क्लास नहीं लेता, राइट। सैटरडे को मैं कोई काम नहीं करता, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम रखा हुआ है वो। लेकिन वो क्योंकि हमारा पेपर भी सर पर है, तो सैटरडे को तो मैं पक्का मैथ्स की क्लास कंडक्ट करूंगा, उस दिन तुम्हें आना चाहिए। तो सैटरडे को कंफर्म है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, यानी 5 सितंबर को सैटरडे को खत्म, राइट। फिर उसके बाद 6 और 7, 7 तारीख को है मंडे, 9 को है मंडे, और वेडनेसडे, और 11 को फ्राइडे। इन 3 दिनों में मैं 80 to 90% शायद सारा ही जो है ये भी खत्म कर दूंगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चाहो तो वीडियो ना भी देखना, देख लेना बेटा। फिर मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही लूंगा, बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, एंड दैट आई शैल स्टार्ट फ्रॉम द 7। तुम्हारा तो कोई सिलेबस नहीं रहा, अध्ययन से पूछ रहा हूँ। तेरा कब है पेपर? हाँ तो हो तो गया यार, काम खत्म। ना तुम्हारा रहेगा, ना तुम्हारा रहेगा, और क्या चाहिए? फिर कहानी किसकी रहेगी? स्टैट्स, टेंजेंट टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, और तो खत्म। दैट विल डू। 11 तारीख के बाद मैं फिर एक, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो देखूं, फिर मैंने एक प्लान बनाया हुआ है। अच्छा होगा तो क्या करना है, खराब होगा तो क्या करना है। बाय बेटे, मिलते हैं अगली क्लास में।